नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर नरेश पटेल आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। बोलना ज़रूरी है क्योंकि इस जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप हो गए तो बोलेगा। आज राजस्थान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर युवा बेरोजगारों के साथ कुठाराघात हो रहा है, अन्याय हो रहा है, जो ओबीसी वर्ग से। तो सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि ये विषय क्या है और इस विषय में नुकसान हो रहा है तो क्या नुकसान हो रहा है, किसको हो रहा है, कैसे हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है तो किसको हो रहा है और कैसे हो रहा है। किसी को नुकसान हो रहा है तो फ़ायदा भी हो रहा होगा किसी को। इसका समाधान क्या है और आगे क्या करे ओबीसी वर्ग ताकि इस प्रकार की कोई चीज़ें न हो। तो ये मुद्दा और ये जो वीडियो है ये पंचायती राज चुनाव लड़ने वाले सभी ओबीसी वर्ग और नगर निकाय चुनाव वाले सभी ओबीसी वर्ग को भी देखना चाहिए, क्योंकि ये आज केवल युवा बेरोजगारों पर नहीं गिरी ओबीसी के वर्ग पर, ये आपके ऊपर भी आने वाली है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हो चुका है। क्योंकि ओबीसी के आंकड़े नहीं है और आंकड़ों के नहीं होने की वजह से ये हमेशा चैलेंज किया जाता है हाईकोर्ट में। उस समय आप भागेंगे तो कोई काम नहीं होगा। आज जितने भी ये पंचायती राज चुनाव लड़ने वाले या नगर निकाय चुनाव लड़ने वाले अन्य जितने भी ओबीसी वर्ग के नेता हैं, आज ओबीसी वर्ग की युवा बेरोजगारों की इस समस्याओं का समझे और संवैधानिक मांग को पूरा करने में मदद करें। आइए समझते हैं सबसे पहले ये विषय क्या है। तो ये विषय है 17/4/2018 का कार्मिक विभाग का एक परिपत्र, राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग का एक परिपत्र जो भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ? भूतपूर्व सैनिकों से। अब भूतपूर्व सैनिकों से क्यों जुड़ा हुआ? सैनिक तो हमारे देश के लिए समर्पण करते हैं। जब वो इस देश की सीमा पर खड़ा होता है हमारा जवान, वो ST SC या OBC या जनरल वर्ग से नहीं होता, नहीं वो हिंदू मुस्लिम सिख से होता है। उसके लिए वो तिरंगे की रक्षा के लिए खड़ा होता है वो जवान। तो उसे इस विवाद में ज़बरदस्ती डाला गया। आप समझिए बड़ी चालाकी के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग नहीं समझ पाते। तो भूतपूर्व सैनिकों को 3 प्रकार का आरक्षण है, जैसे कि आपको जानकारी में है। 5% राज्य सेवाओं में, 12.5% सबऑर्डिनेट सर्विसेज में, मंत्रालय जिन्हें कह सकते हैं, और 15% 4th क्लास में, 4th श्रेणी में। ठीक है, तो आरक्षण देना चाहिए भाई, देश की सेवा करके आ रहे हो तो अच्छी बात है और मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ उनके लिए और भी सुविधाएं होनी चाहिए। तो ये कार्मिक विभाग क्या कर रहा है उस चीज़ को हमको, कार्मिक विभाग के इस परिपत्र से 17/4/2018 का जो परिपत्र है उससे क्या फ़र्क पड़ा उस पर अपन बात करते हैं। मैं लिख देता हूँ 17/4/2018 का ये जो परिपत्र है इससे क्या फ़र्क पड़ा। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि राजस्थान में जितने भी सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, वो अधिकतर, ये हमारे लिए ओबीसी वर्ग के लिए गर्व की बात है कि हम लोग रोजगार भी, हम लोग हर उत्पादन में भी साथ में हैं, हम लोग काम करने वाली प्रजाति में आते हैं, काम करने वाले वर्ग से आते हैं और देश की सुरक्षा में भी हमारा बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो। तो राजस्थान, ये भूतपूर्व सैनिकों में जो आवेदक है सबसे ज़्यादा ओबीसी वर्ग से हो रहे हैं और लगभग ये कह सकते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों में 80 से 90%, एक अनुमानित फिक्स आंकड़े नहीं, लेकिन अनुमान ये है कि 80 से 90% जो है वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। भूतपूर्व सैनिक को 12.5% आरक्षण है मंत्रालय सेवाओं में, उस पर ही अपन बात करेंगे। तो जब 12.5% आरक्षण है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई 100 सीटें हैं, 100 में 12.5 जानी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए, उनका अधिकार बनता है इतना। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है? उनके में कहीं कमी नहीं हुई भूतपूर्व सैनिक। अब भूतपूर्व सैनिक जो है अधिकतर ओबीसी वर्ग से है, ओबीसी अधिकतर, और
ओबीसी को आरक्षण है, राजस्थान का आरक्षण मैं आपको बता देता हूँ एक बार। आरक्षण की व्यवस्था क्या है राजस्थान में? राजस्थान में आरक्षण है ओबीसी के लिए 21%, एसटी के लिए 12%, एससी के लिए 16%, एमबीसी के लिए 5%। एमबीसी का 5% आरक्षण अभी भी 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया, जिसकी मांग की जा रही है एमबीसी वर्ग के युवाओं के साथ आंदोलनकारी साथियों के द्वारा। और 10% ईडब्ल्यूएस, ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण केवल उन वर्गों को दिया जाता है जो ओबीसी, एसटी, एससी और एमबीसी पे नहीं आती, यानी कुल मिला के ये जनरल के उन लोगों को दिया जाता है जो 8 लाख से कम वार्षिक आय होती है। तो ये कुल आरक्षण हो गया 64%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबको मिल रहा है। लेकिन विवाद कहाँ से शुरू होता है? 64% आरक्षण है, ओबीसी का 21% आरक्षण है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो इशू यहाँ पर होता है ओबीसी वर्ग के साथ। इस परिपत्र के द्वारा ये हुआ है कि भूतपूर्व सैनिक अपनी अपनी कैटेगरी में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अपनी अपनी कैटेगरी में जाएंगे। तो 21% में से, और भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण कितना है? 12.5% है। तो 12.5% भूतपूर्व सैनिक में से 80 से 90% ओबीसी वर्ग से होते हैं। तो ये जो 12.5% वाला जो है वो कहाँ एंट्री कर रहा है? ओबीसी के 21%। अब ओबीसी का 21% है, उसमें से 33% महिलाओं का है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए लगभग 6% सीटें यहाँ पर निकल जाती, 6 से 7% मान सकते हैं महिलाओं के लिए निकल जाती है। अब वहाँ पर क्या स्थिति बनती है? तो पुरुषों, सामान्य जो ओबीसी वर्ग के पुरुष है उनके लिए लगभग 14% से अधिक नहीं बचता। ओबीसी का जो 21 है उसके अंदर अगर अपन बांट के चले तो 14% सामान्य ओबीसी पुरुष का होता है। ये समस्या महिलाओं के लिए अभी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि महिला भूतपूर्व सैनिकों में महिलाएं की संख्या कम है, अभी तो कम है। तो ये जो 14% है, ये 12.5% का जो भूतपूर्व सैनिक का कोटा है वो कहाँ एंट्री कर रहा है? इस 14% में। क्योंकि भूतपूर्व सैनिक जो ज़्यादातर हैं ओबीसी वर्ग से हैं, और ओबीसी वर्ग के सामान्य पुरुषों के लिए सीटें कम रह जाती हैं या फिर बिल्कुल ही नगण्य रह जाती। उसका उदाहरण मैंने मुझे ठकाराम जी डूडी साहब ने भेजा, जो बाड़मेर से है, और मैंने इस विषय को समझने के लिए काफ़ी साथियों से चर्चा की, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये हमारी हर ओबीसी वर्ग के व्यक्ति की जिम्मेदारी है। किसी को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे लगा कि ये मुद्दा कुछ तो है जिससे समझा जाए। तो मैंने अलवर के अमित यादव, उनसे बात करी, राजा राम जी मिल है जाट महासभा के अध्यक्ष, उनसे बात करी, महेंद्र जी जाट हैं उनसे बात करी, और महावीर गुजर हैं जयपुर से, उनसे बात करी। तब मुझे इस विषय को अच्छे से समझने का मौका मिला। और यहाँ पर ये भर्तियों का मैं बता रहा हूँ जो मुझे ठक्कराम जी डूडी ने भेजा है कि ओबीसी वर्ग को नुकसान कितनी भर्तियाँ ओबीसी वर्ग के लिए निकली, और वास्तव में जब अंतिम रूप से चयन होता है तो ओबीसी वर्ग को कितना मिला। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए दे रखा है, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती में 2016 में 87 पद ओबीसी पुरुषों के लिए दर्शाए गए थे, जिसमें अंतिम रूप से 43 चयन हुए। पुलिस कांस्टेबल 2019 में 554 दर्शाए गए थे, लेकिन अंतिम रूप से 0 चयन हुए। तो ये जो आंकड़े हैं पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। तो अब नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है? ओबीसी के सामान्य पुरुषों की संख्या कम हो रही है। किसको हो रहा है? ओबीसी को हो रहा है। कैसे हो रहा है? 12.5% जो अपना भूतपूर्व सैनिक का कोटा है वो अधिकतर ओबीसी के हैं, उस वजह से ओबीसी के जो सामान्य पुरुषों की सीटें हैं वो भूतपूर्व सैनिकों को मिल रही है। तो सामान्य पुरुषों जो ओबीसी वर्ग से उनको नहीं मिल रही। अब ये नुकसान दूसरों को क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दूसरों को इसलिए नहीं हो रहा है कि वहाँ पर उनकी कैटेगरी में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कम है, मतलब ओबीसी की तुलना में तो काफ़ी कम है, ये कहा जा सकता है। हालांकि सभी वर्गों से अपनी सेना में है, लेकिन ओबीसी वर्ग से सबसे ज़्यादा है, और इस वजह से ये ओबीसी सामान्य पुरुषों को हो रहा नुकसान। अब तीसरा अपना बिंदु तो फायदा किसको है और किससे। अब ये चीज़ तो अपने को पता चल गई कि नुकसान हो रहा है, किसको हो रहा है ये भी पता चल गई। और अगर प्रकृति का नियम है, किसी को नुकसान हो रहा है तो किसी को फायदा भी हो रहा होगा। तो ये फायदा हो रहा है तो जा कर इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा।
तो पहले क्या होता था कि सारी सीटों का सारी सीटें जैसे 100 हैं, इन 100 सीटों में से 12.5% भूतपूर्व सैनिकों के लिए निकाल दी जाती थी। ठीक है, मुझे जो समझ में आया, भूतपूर्व सैनिकों के लिए निकाल दी जाती थी। फिर 87.5% बचती थी सीटें 100 में से। इन सीटों को 100% मानकर ओबीसी, एसटी, एससी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस में बांटा जाता था, अनारक्षित में भी रखा जाता था। अब ये 12.5% सीटें भूतपूर्व सैनिकों की जो ओबीसी में जा रही है, वो इस परिपत्र के द्वारा जा रही है। अगर इस परिपत्र को हटा दें और अगर इस तरह का फॉर्मूला अपनाया जाए कि पूरी सीटों को 100 मानकर 12.5% पूरी में से काट लिया जाए और बाकी की जो बचती है उन्हें आरक्षित वर्ग के हिसाब से बांटा जाए। एसटी को 12%, एससी को 16, एमबीसी को 5, ईडब्ल्यूएस को 10, ओबीसी को 21% और अनारक्षित 36% रखा जाए। तो ये कुल मिला के ये जो फायदा जा रहा है वो है गैर ओबीसी के पास जा रहा है। ये सीटें क्या हो रही है, अब ये किया क्यों गया इस चीज़ को समझ लीजिए। ये परिपत्र निकालने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, आप देखिए। मैं सीधा सा बात कहना चाहूँगा, ये परिपत्र जब निकला है कि वो वास्तविक रूप से त्रुटि नहीं है, ये ओबीसी वर्ग के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। और साजिश क्यों की गई इस चीज़ को समझिए। इस परिपत्र से पहले क्या हो रहा था, ओबीसी कितना 21% सीटें ले रहा था, जो उसका संवैधानिक आरक्षण है। और भूतपूर्व सैनिक जो अधिकतर ओबीसी के थे, वो भी 10 से 12% पर जा रहे थे। ठीक है, और ओबीसी जो है ओपन में अनारक्षित। ये ओपन को लेकर बड़ा ही गलत मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि ये केवल सामान्य वर्ग के लिए है, स्वर्ण के लिए नहीं। इसमें एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस का कोई भी व्यक्ति आ सकता है अगर वो मेरिट में ऊपर स्टैंड करते हैं। तो 21% तो जो मूल अपना आरक्षण था ओबीसी का वो मिलता है। 10 से 12% भूतपूर्व सैनिक भी अपने साथी उठा रहे थे और उसके अलावा ओपन में भी अपन 10% के आसपास जा रहे थे। तो ये लगभग 31 और 10 और मान लेते हैं, तो लगभग 40 से 45% सीटों पर ओबीसी वर्ग जा रहा था। अब लोग सोचते हैं कि भाई ओबीसी को तो आरक्षण 21% और वो 40-45% क्यों ले रहा। तो भाइयों इस चीज़ को समझिए कि राज्य में ओबीसी की जनसंख्या 60% है। राज्य में ओबीसी 60% है। और इस चीज़ को लेकर मंडल आयोग ने क्लियर सिफारिश की थी कि ओबीसी की जातिगत जनगणना कर ली जाए, क्योंकि उनके पास आंकड़े 1931 के हैं। उसके बाद तो बहुत सारी जातियां ओबीसी में जुड़ी हैं, लेकिन आरक्षण आज भी क्या है 21% है। तो ये बहुत ही गलत है। राजस्थान में ओबीसी की संख्या लगभग 60% है और इस हिसाब से ओबीसी को तो उतना नहीं मिल रहा है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। तो ये फायदा अनारक्षित वर्गों को ज़्यादा पहुंचता है, ये कहा जा सकता है। या फिर ये कैसे गैर ओबीसी में ये फायदा बट रहा है। ठीक है, अब भूतपूर्व सैनिकों का नुकसान भी नहीं हो और ओबीसी के युवा बेरोजगार जो सामान्य पुरुष है उनका भी फायदा हो जाए, या फिर उनका जो अधिकार है वो मिल जाए, तो उसका समाधान क्या है अपन उस पर चर्चा करते हैं। तो समाधान जैसे मैंने बताया कि 12.5% कुल सीटों में से 12.5% कुल सीटों में से दिया जाए, ताकि वो जो सैनिक का कोटा होता है वो कोई एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग का नहीं होता, वो तो देश का होता जवान। आप उसको कैटेगरी में बांट कर आप कैटेगरी के लोगों को ही कैटेगरी में लड़वा रहे हो। तो ये बड़ी ही साजिशन किया गया है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। तो बाकी का जो 87.5% सीटें बचती हैं उसको आरक्षित वर्गों में आप बांट दीजिए, जो आरक्षण की व्यवस्था है 21, 12, 16, 5, 10 उस हिसाब से। अब
आप देखेंगे मार्टिन लूथर किंग का नाम आप सबने सुना होगा। तो मार्टिन लूथर किंग ने एक बार कहा था ना कि आज़ादी कभी भी स्वेच्छा से अत्याचारी द्वारा नहीं दी जाती। आज़ादी कभी भी अत्याचारी द्वारा स्वेच्छा से नहीं दी जाती, वरन इसकी मांग उत्पीड़ितों द्वारा की जानी चाहिए। अगर हम बोलेंगे नहीं ना, हमारी कोई मांग नहीं सुनेगा। अब ये किया क्यों जा रहा था पता है आपको? ये कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी थी कि ओबीसी ज्यादा लग रहा है उनको, रोकने के लिए ये ऐसा किया गया। महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था, इस संसार में सभी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए संसाधन उपलब्ध है, सभी की आवश्यकता पूरी करने के लिए संसाधन उपलब्ध है, लेकिन किसी की लालच पूरी हो जाए उसके लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो यही हो रहा है यहाँ पर। कुछ लोगों की लालच ये है कि वो अपनी जनसंख्या से ज़्यादा खाना चाह रहे हैं। जब मैं किसी और के अपने हिस्से से भी ज़्यादा खाना चाहूँगा तो किसी और का छीनूंगा। यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है कि कुछ लोगों द्वारा, कुछ गंदी मानसिकता के लोगों द्वारा ओबीसी का अधिकार छीनने के लिए ये सारा परिपत्र वाला ढोंग रचा गया है। तो अब मुझे लगता है कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। और अब इसका समाधान भी हमको करना है। समाधान क्या है? तो समाधान एक तो यह है कि ये परिपत्र वापस लिया जाए। ठीक है, तो समाधान पर बात करते हैं। पहला समाधान तो है परिपत्र वापस हो, और भूतपूर्व सैनिकों को को 12.5% आरक्षण पूरी भर्ती में से दिया। कहाँ से? पूरी भर्ती में से दिया था। 100 सीटों को में से 12.5% निकाल दिया था, ताकि दूसरी जो कैटेगरी का जो आरक्षित वर्ग है वो प्रभावित न हो। तीसरा है, जो नुकसान हुआ अभी तक, तो इससे ये अनुमानित कहा जाता है कि इसी वर्ग के सामान्य पुरुषों को बहुत नुकसान हुआ। जो नुकसान हुआ है उसके लिए छाया पद स्वीकृत किया जाए राज्य सरकार द्वारा। चौथा जो है, इसमें आगे क्या करे ओबीसी वर्ग, वो भी अपन साथ में लेके चल रहे हैं। ओबीसी की जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना की मांग पूरे देश में उठ रही है। और सभी समस्याओं का जो समाधान है ना, हमेशा कोर्ट में ये चीज़ जाती है कि ओबीसी कितना है, कितना आरक्षण दिया जाए। अब राज्य में 21% आरक्षण है, देश में 27% आरक्षण है। तमिलनाडु में आप देखेंगे 50% आरक्षण है तमिलनाडु में। और सबसे बड़ी चीज़, वहाँ क्रिमिनल वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा काम वहाँ की सरकार है, सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कर रही है। और ओबीसी की जातिगत जनगणना कराई जाए। और जनगणना जो विषय है वो केंद्र सूची का है। तो विभिन्न सांसदों ने इस पर मांग भी उठाई है कि यदि केंद्र सरकार नहीं करना चाहती, हालांकि केंद्र सरकार ने संसद में ये जवाब पेश कर दिया कि ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं करेगी। अगर केंद्र सरकार नहीं करना चाह रही तो इस विषय को समवर्ती सूची या राज्य सूची में डाला जाए, ताकि राज्य द्वारा की जाने वाली जनगणना के आंकड़े को संवैधानिक मान्यता मिल सके। तो इसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजना चाहिए। अब पहले ये कहा जाता था इंदिरा साहनी जजमेंट और विभिन्न न्यायालय के जजमेंट द्वारा क्या आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर नहीं की जा सकती है, लेकिन राज्य में हम खुद देख रहे हैं आज की तारीख में 64% आरक्षण है, तमिलनाडु में 69% आरक्षण है। तो 50% आरक्षण की सीमा हट चुकी है। तो ओबीसी आरक्षण आज की तारीख में बढ़ाया जाना चाहिए और लगभग न्यूनतम 52% ओबीसी आरक्षण किया जाना चाहिए।
छठी हमें जो सोचने वाली चीज़ है वो क्रीमी लेयर जो शब्द है वो मंडल आयोग की सिफारिशों में नहीं था। जैसे ST/SC में क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, वैसे ही मंडल आयोग ने OBC के लिए भी ये चीज़ लागू कर रही थी, लेकिन क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट डाल दिया गया OBC के अंदर। और तमिलनाडु के अंदर क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये राज्य सरकार अगर मजबूती के साथ पैरवी करे तो ये कॉन्सेप्ट भी हट सकता है। क्रीमी लेयर व्यवस्था हटाई जाए और भर्तियों का रोस्टर OBC का बनाया गया। होता यह है कि OBC जब सेलेक्ट होता है ओपन सीट से तो उनको अगली भर्ती में OBC की सीट मानकर काट दिया जाता है। ऐसा बहुत सारी भर्तियों में हुआ और कुछ जागरूक साथियों ने इस पर, राजा राम जी मिल इन विषय पर काफ़ी सक्रिय है, तो उन्होंने ये जागरूक होकर इस चीज़ को, RPS में हुआ था मुझे ध्यान है, और मैं व्यक्तिगत इस चीज़ को लेकर उनके संपर्क में था, और उन्होंने जब पत्र लिखा कि भाई ऐसे थोड़ी होता है, ओपन सीट से गया तो वो तो ओपन की सीट उधर से गई, आपने सेलेक्टेड ओपन से जो OBC वर्ग का हुआ उसमें OBC का मानकर OBC की सीटें कम करते गए, तो ये कहीं ना कहीं OBC वर्ग के साथ कुटाराघात हो रहा है। तो भर्तियों का रोस्टर हो OBC का और वो सार्वजनिक हो। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि राजस्थान का एक क्षेत्र है TSP क्षेत्र, राजस्थान का अनुसूचित क्षेत्र है दक्षिण संभाग में, वहाँ पर OBC लगभग 20 से 22 लाख निवासरत है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या में वो निवासरत है। लेकिन राज्य में OBC और MBC वर्ग को जो उम्र प्रतिशत की छूट मिलती वो भी नहीं है, और OBC को भी कोई आरक्षण नहीं है। तो मैं राजस्थान के सभी OBC वर्ग के नेताओं से भी अनुरोध करूँगा, युवा साथियों से भी अनुरोध करूँगा, इस विषय पर चर्चा करें और अपनी साथ मांगे हुई थी। तो TSP में OBC MBC का संवैधानिक आरक्षण लागू है। और 9वां है, जैसे उम्र प्रतिशत की छूट राज्य सरकारें देती है, रीट में जैसे 5% की दी है, पुलिस कांस्टेबल में दी है, वो छूट TSP के OBC MBC को नहीं मिलती। तो आप बड़ा आश्चर्य करेंगे कि राज्य में पुलिस कांस्टेबल 28 वर्ष का बन सकता है OBC MBC, लेकिन TSP में केवल 23 साल वाले OBC MBC को लिया जाता है। उम्र प्रतिशत की छूट TSP के OBC MBC वर्ग हेतु लागू की जाए। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो समस्या का समाधान हो सकता है, OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। अभी OBC आयोग है, आपने नाम सुना OBC आयोग के अध्यक्ष का, या उनका कोई दौरा हुआ या कोई कार्य उनके द्वारा किया गया, लेकिन मैंने उनसे बात करी थी तो ऐसा कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास कोई उस तरह से केवल जातियों को शामिल करना ही एक हो गया है, और बाकी और कोई काम नहीं करता। केंद्र में ज़रूर राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता मिल चुकी है और वो बहुत सारे काम कर सकता है। राज्य में भी इस तरह का एक आयोग बने और एक कमेटी बने RPSC के पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में, जो इस OBC वर्ग के समस्त भर्तियों में जो समस्या हो रही उसके निराकरण के लिए 1 महीने के अंदर ये रिपोर्ट पेश करें। तो सबसे बड़ी हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, हम लोग अभी तक चुप बैठे हैं। तो राजस्थान में आप देखोगे कि 1992 में जब ये OBC आरक्षण हुआ तब लगभग 50 या 54 जातियाँ थी, लेकिन आज लगभग 90 के आसपास जाती हैं। तो 21% आरक्षण को उसके अंदर जातियों को डाला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डाला जा रहा है, लेकिन उस अनुपात में आरक्षण तो बढ़ना चाहिए। आप एक ही कमरे में डाले जा रहे हो, तो मेरे ख्याल से भूतपूर्व सैनिकों का भी नुकसान नहीं होगा इस फॉर्मूले से, अगर 100 में से 12.5% सीटें डायरेक्ट निकाल दी जाए और बाकी सभी को अपना अपना आरक्षण मिले, और OBC की जातीय जनगणना के लिए
सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल।